हेलो, स्वागत है आप सभी का विज़डम गवर्नमेंट जॉब अलर्ट के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां हम आप सभी के लिए लाते हैं नए जो भी वैकेंसीज़ के नोटिफ़िकेशन होते हैं, वहां सभी की जानकारी हम आपके लिए लेके आते हैं। इसी क्रम में आज जो है वो जैसे राजस्थानी कर्मचारी बोर्ड जो है वो आजकल काफ़ी हरकत में आ रहा है, ठीक है? नए-नए रोज़ जो है वो नोटिफ़िकेशन निकल रहे हैं, चाहे रिज़ल्ट का हो, चाहे कोई नई वैकेंसी का हो। तो इसी क्रम में अपनी एक कड़ी और जुड़ चुकी है जिसके अंदर होगा जेई की जो वैकेंसी है वो उन्होंने नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। कल जो है इसकी नोटिफिकेशन इनका आ गया है। उसमें कौन-सा है टोटल पोस्ट की अगर इस वीडियो के अंदर हम क्या-क्या बात करेंगे जिसके बारे में कि आपकी सबसे पहले वैकेंसी कौन-सी है? वो है आपकी राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड जो इसको करेगा वो लेगी जेई की यानी जूनियर इंजीनियरिंग की जो पोस्ट है वो रहेगी। टोटल पोस्ट कितनी रहेगी? 1111 यानी 1111 इसमें पोस्ट रहने वाली है। क्या इसका पैटर्न रहेगा? कब से हम इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे? क्या इसमें ऐज रहेगा? क्या इसका सिलेबस रहेगा? रिजर्वेशन में इसमें क्या मिलेगा? एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या रहेगा? उन सभी वीडियोज़ के बारे में या सभी बिंदुओं के बारे में आज जो है हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि हम इसके बारे में क्या-क्या चर्चा करेंगे, इसी क्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। देखिए, सबसे पहले कौन-सी वैकेंसी है? ये आपकी है जूनियर इंजीनियर की आपकी वैकेंसी है, जो 2024 के अंदर जिसका नोटिफ़िकेशन आउट हुआ है। टोटल पोस्ट कितनी रहेगी अपनी 1111 टोटल पोस्ट रहने वाली है। इसमें कुछ डेट अपने को ध्यान में रखनी है जो काफ़ी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जो कौन-सी है? सबसे पहले बात करते हैं कि आप कब से इसका जो है वो आवेदन कर पाएँगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे? वो होंगे 28 नवंबर से आपके रजिस्ट्रेशन इसमें स्टार्ट होंगे। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी क्या रहेगी? वो रहेगी 27 दिसंबर यानी कि टोटल आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा आपके एप्लीकेशन फिल करने के फॉर्म, ठीक है? एग्ज़ाम डेट आपकी क्या रहेगी? इसमें अलग-अलग इसमें टोटल डिपार्टमेंट आपके 6 डिपार्टमेंट हैं, ठीक है? उसमें कुछ डिपार्टमेंट वाली जो आपकी एग्ज़ाम होनी है उनका पहले से शेड्यूल कर दिया गया है, ठीक है? वो आपकी फरवरी में होगी। कुछ का अभी तक डेट फाइनल नहीं हुई है, ठीक है? वो आगे जैसे-जैसे नोटिफ़िकेशन आते रहेंगे, हम आपको वीडियोज़ जो है वो लाते रहेंगे। एडमिट कार्ड वो आपके एग्ज़ाम से पहले आएगा। बात करते हैं कि इसमें फ़ीस का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, कि जो है जनरल वालों की कितनी फ़ीस रहेगी, ओबीसी की और उनकी क्या रहेगी। अगर आप जनरल और ओबीसी में आते हैं तो आपकी फ़ीस ₹700 रहेगी। अगर आप ओबीसी क्रिमिनल लेयर में अगर आप आते हैं तो उसकी ₹400 रहेगी। एससी एसटी में आते हो तो ₹400 रहेगी। इसमें ये एक जो है वो करेक्शन चार्जेज़ यानी जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आवेदन जब आप कर देंगे, उसके बाद अगर आपको कुछ करवाना होगा तो उसका फ़ीस क्या रहेगी ₹300, ठीक है? तो 4 आपके ये अमाउंट हो गए। इसमें नीचे दिया गया है कि दिस फी इज़ फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नाउ आफ्टर पेइंग द ओटीआर फीस। अगर आप ओटीआर फीस दे देते हैं, उसके बाद आपको कोई अमाउंट नहीं देना है, ठीक है? तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन फीस आपकी नहीं लगेगी। अब देखिए, ये तो हो गई हमारी बेसिक चीज़ों के बारे में कि वैकेंसी कितनी थी, जो है वो क्या इसका नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहेगी। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट बिंदुओं पर। नेक्स्ट बिंदुओं पे चलने पर मैं आपको जो है वो ये देखिए, ये कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग का जो है वो नोटिफ़िकेशन है जो कब निकला है आपका 26 तारीख को, ठीक है? ये आपकी 26 तारीख को ये वाला नोटिफ़िकेशन आपका आया है। देखिए 26/11 को जो है वो आपका नोटिफ़िकेशन आया है। किसने दिया है? राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिया है। अब इसमें क्या-क्या दिया गया है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए मैं आपको जैसे पहले बता रहा था कि इसमें टोटल डिपार्टमेंट कितने हैं? 6 विभाग में जिसमें कौन-कौन सा है? सबसे पहला है सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन आपका जो है वो हो गया, जन स्वास्थ्य के वाला हो गया, स्वायत्त शासन विभाग हो गया, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड हो गया और पंचायती राज विभाग हो गया, ठीक है? इसमें टोटल 6 डिपार्टमेंट आपके दिए गए हैं। टोटल इसके अंदर जो है वो आपकी पोस्ट कौन-सी होगी? पोस्ट का नाम होगा कनिष्क अभियंता, जिसमें 2 चीज़ें हैं, जो है वो 2 लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने डिप्लोमा भी लिया हो और डिग्री भी ली हो। 2 तरीके से आप इसमें जो है वो आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो है वो करना चाहता है कनिष्क अभियंता वाली इस पोस्ट के लिए, तो उसमें 2 है। अगर आपने सिविल से डिग्री की है, अगर आपने डिग्री ले रखी है और अगर आप सिविल से हैं, तो आपको ये टोटल पोस्ट दे रखी है कि जो है वो गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी में कितनी होगी 27, टीएसपी में होगी 9 और टोटल ऐसे पोस्ट हो गई 36 यानी 36 पोस्ट है। अगर मान लीजिए कोई सिविल का बच्चा है जिसने डिग्री ना करके डिप्लोमा ले रखा है,
तो उसके लिए टोटल पोस्ट कितनी रहेगी? 8 रहेगी। अब इसमें भी अलग है, अगर आपने सिविल से किया हो या विद्युत से किया हो या फिर यांत्रिकी से किया हो तो इसमें अलग-अलग है। जैसे-जैसे बच्चों को वो खुद को पता रहता है कि मैंने भाई डिग्री की है, वो कौन से वाले से करी है। ठीक है? तो आपने जिस भी उससे आपका जो भी जो है वो रहा हो डिपार्टमेंट, जब आपने चाहे डिप्लोमा लिया हो या डिग्री ली हो, जो भी आपका रहेगा आप उस वाली से आप फिल कर सकते हैं। इसमें बेस्ट चीज़ क्या रहने वाली है, ये सारी आपकी यहाँ पोस्टें आपके दे दी कि आपको अगर वो अपना चूज़ देख लेना भाई मेरे को कौन-सी से भरनी है, तो आप वहाँ उसके सामने पोस्ट देख लेना। अब इसमें जो बेनिफिट की मैं बता रहा हूँ, जो मैं बता देता हूँ, ये रहा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसने डिग्री भी ली है, डिप्लोमा भी लिया है। मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो सिविल का है। ठीक है, जिसने डिग्री भी ले ली और जो है डिप्लोमा में ले लिया, तो उसके लिए बेनिफिट है। कैसे? वो दोनों चीज़ों के अंदर जो है वो अप्लाई, डिप्लोमा वाला भी फॉर्म भरेगा और सिविल वाला सॉरी डिप्लोमा और डिग्री वाला दोनों फॉर्म वो भर सकता है। ये वाली चीज़ यहाँ बताई गई है। यदि कोई अभ्यर्थी कनिष्ठ अभियंता के अलग-अलग संवर्ग, संवर्ग से मेरा मतलब है, अगर मान लीजिए वो चाहे कोई सा भी हो, चाहे डिग्री ली हो, चाहे डिप्लोमा लिया हो, के लिए आवेदन करना चाहता है तो प्रत्येक पद संवर्ग के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अगर मान लीजिए किसी ने डिग्री और डिप्लोमा दोनों लिया है, तो वो 2 फॉर्म भर सकता है। एक डिग्री से लगा देगा, दूसरा डिप्लोमा से लगा देगा। तो ये उनके लिए बेनिफिट है, जिन्होंने अगर दोनों किया है तो उनके लिए है। मैं यहाँ कुछ हाइलाइट चीज़ें यहाँ आप लोगों के लिए जो है लेके आया हूँ। पूरा नोटिफ़िकेशन तो टोटल कितने पेज का है? लगभग 27 पेज के आसपास है। तो हम इसके बारे में और डिटेल की जो है इसको छोटे-छोटे पार्ट में हम लाते रहेंगे। मैं बात करता हूँ सबसे पहले वैकेंसीज़ के बारे में, ठीक है? कि कैसे आपको आवेदन करना है, क्या इसका स्ट्रक्चर रहेगा, क्या आपका एग्ज़ाम, मैं मोटा-मोटी आपको जो है वो रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। इसका पूरा निचोड़ जो है वो मैं बता देता हूँ आपको कम समय में। ठीक है, उससे संबंधित हाँ, जो बच्चों ने मान लीजिए 2 फॉर्म भर दिए हैं, तो उससे संबंधित उनमें विभाग थे, क्योंकि अपने पास जो है कितने 6 डिपार्टमेंट है। तो वरीयता, जब आप ऑनलाइन जो है अप्लाई जब करने जाएँगे तो वहाँ आपको अपनी वरीयता यानी कि जिसको बोलते हैं हम कि प्रेफ़रेंस जो होती है कि आप सबसे पहले कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, ठीक है? तो वो आपको फ़िल करना है। तो आप वो एक बार वैकेंसीज़ देख के कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या कितनी क्या वैकेंसी है, वो आप उस हिसाब से करें, ठीक है? क्योंकि जब मेरिट लिस्ट जब बनेगी, तो मान लीजिए आपका नंबर जो सबसे पहले आ रहा है, तो आपने जो चूज़ किया है? तो उसके हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी या उस विभाग में आपको पोस्ट मिलेगी, ठीक है? इसके बाद आगे आते हैं, ये आपकी ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया हो गई कि आप कैसे-कैसे क्या करना है, ये आपको ई-मित्र से पता भी चल जाएगा। अगर आप खुद करते हैं, तो ये सारी आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है? इसके आगे नीचे चलते हैं, यहाँ अपने को इतना काम का है नहीं। ओके, आगे चलते हैं। एक बार पंजीकृत ये शुल्क आपको एक बार हो गया, वो मैंने बता ही दिया कि आपने जो है वो अगर दे दिया है। फीस का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि कोई जो है वो आपके सामान्य से है, ओबीसी से है तो ₹600 लगेंगे और जो है वो क्रीमियर लेयर में आते हैं तो 400 और जो है वो अदर के लिए फिर 400। दूसरा पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखने का है कि राजस्थान राज्य के अलावा यहाँ बेनिफिट उन बच्चों को भी है जो राजस्थान से बाहर के हैं। जो राजस्थान में इस वाली जो पोस्ट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बेनिफिट है। वो भी आवेदन कर सकते हैं, यानी वो भी जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है? उनको क्या नेगेटिव पॉइंट रहेगा कि इसमें दिया है राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी है तथा अनुसूचित जाति या जनजाति या जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग हो या कोई भी उनकी कैटेगरी हो, कास्ट की जाए उनकी कोई भी कैटेगरी हो, उनको किसमें माना जाएगा? उनको जो है सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा, यानी कि उनको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। आप चाहे ओबीसी के हो, मान लीजिए आप यूपी के हैं, ठीक है? और यूपी में आप जो है वो ईडब्ल्यूएस या सॉरी ओबीसी से आते हो, चाहे ईडब्ल्यूएस से आते हो या चाहे जनरल से आते हो। लेकिन आपको यहाँ राजस्थान वाली इस वाली वैकेंसी में आपको सिर्फ जनरल में ही काउंट किया जाएगा, ठीक है? तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है कि मुझे जनरल की ही जो है वो मेरिट लिस्ट को जो है वो फाइट करना है, ठीक है? ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि राजस्थान के बाहर वाले भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन उनको जनरल में काउंट किया जाएगा, ठीक है? आते हैं, ये आपकी टोटल यहाँ पोस्ट उसको डिफाइन करके दे रखा है कि मान लीजिए अगर ये कनिष्ठ अभियंता या रिक्त पदों के या आरक्षण के हिसाब से जो है ये वाली दे रखी है कि सामान्य वर्ग का अगर कोई व्यक्ति है तो उसमें मान लीजिए उनकी कितनी क्या-क्या पोस्ट रहेगी। ये देखिए, सिविल से जिन्होंने मान लीजिए डिग्री कर रखी है, तो सामान्य में उनकी कितनी टोटल पोस्ट कितनी रहेगी 27, जिसमें सामान्य कितने रहेंगे? 1 रहेगा। सामान्य महिला कितनी रहेगी? 1 रहेगी। विधवा के लिए कोई इस वाली के अंदर सीट जो है वो रिज़र्व नहीं है। ठीक है? ये तो हो गया। ये एसटी, एससी, ये ओबीसी, ये आपका जो है वो अति पिछड़ा वर्ग, ये आपके ईडब्ल्यूएस वालों का हो गए। ये सारी पोस्टेज की डिटेल आपको दे रखी है, मैं जो है वो आपके एरिया वाइज़, ठीक है? आप सबसे पहले अपना वो देखना
कि आपने डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है। अगर आपने डिग्री की है तो आप कौन सी से किया है, सिविल से किया है, विद्युत से किया है या यांत्रिकी से किया है, तो वो आप इसमें देखेंगे। ये सारी पोस्ट की आपको डिटेल दे देगी कि कौन कौन जगह से कितनी कितनी पोस्टें आपको मिली है। ठीक है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में जैसे पंचायती राज वाले दे दिया, तो इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, ये आपका जो है वो क्षैतिज आरक्षण वाला हो गया। इसमें भी आपको जो है वो अपनी पोस्ट जहां से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। आते हैं अब अपने नेक्स्ट पे। ठीक है, ये आप लोग पोस्ट की ही डिटेल यहाँ दे रखी है, सारी अलग अलग जो है उसकी दे रखी है। विशेष प्रावधान व सूचनाओं में कुछ इतना है नहीं, ये कुछ चीजें करिए। हाँ, अब मान लीजिए कोई विवाहित महिला है, ठीक है, सबसे बात करें, मान लीजिए कोई लेडीज है जिसका विवाह हो गया है, तो उसका क्या बनेगा? जो विवाहित महिला आवेदन को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमिलियर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यहाँ क्लियरली ये बोला है कि जो आप ये वाले डॉक्यूमेंट जब देंगे, कौन सा, निवास स्थान या आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग, या आप चाहे ओबीसी से हो या फिर जो है वो ईडब्ल्यूएस से हो, ठीक है, वो अगर आप देते हो अति पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग, अगर आप उसमें आते हो तो आपके ये फादर के जो है उसी से होने चाहिए, आपके पति वाले वैलिड नहीं रहेंगे। यहाँ दिया है पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र प्रयोजन हेतु अमान्य है। ठीक है, वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा जब आप डेवी करवाने जाएंगे, तो आपको पिता के नाम से ही जो है वो रहना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, ये आपकी कुछ जो है जानकारी है। फिर आ जाइए क्या है कि राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे भारतीय, हाँ, ये वो वाली बात ही होगी कि सामान्य में उनको काउंट किया जाएगा, उनको रिजर्वेशन का कोई भी जो है वो नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे एसटी से हो, चाहे ओबीसी से हो, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस किसी से भी हो, उनको सिर्फ और सिर्फ जनरल में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, राजस्थान के बाहर वाले बच्चों को। ठीक है, इसमें ये है जैसे भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो है रिजर्वेशन होता है, लेकिन इसमें बोला है कि भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों यानी रिलेशन वाले जो होते हैं उनको इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट हमें ध्यान रखने वाली चीज है। अब इसमें आते हैं कि उत्कृष्ट खिलाड़ी जो जो है वो स्पोर्ट्स कोटा जो यूज करेंगे, उनके लिए क्या है कि आवेदन जिस वर्ग, चाहे सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का होगा, वो उसी वर्ग में, मतलब जो स्पोर्ट्स कोटे वाले जो हैं, आपकी जो कास्ट रहेगी, आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो जिसका रहेगा वो उसी में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट वाली बात है कि ठीक है, ये आपकी खेल के कुछ प्रकार दे रखे हैं कि आपने चाहे ये खेला हो चाहे ये खेला हो, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, या आप अपने हिसाब से ये वाला देख लीजिए। हाँ जी, ये निसंग मतलब दिव्यांगों के लिए जो है वो आपका दे रखा है कि आपके जल संसाधन विभाग के लिए राजस्थान दिव्यांग अधिनियम, ये कुछ इसकी कंडीशन दे रखी है। जैसे जल संसाधन विभाग में अगर मान लीजिए आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसमें भी अगर आप जो है वो दिव्यांग वाला अगर कोटा यूज करते हो, तो उसके अंदर ये कुछ दे रखी है कि आपकी ये डिसेबिलिटी होनी चाहिए, वो किस किस में है, वो अलग अलग विभाग का है। अगर सार्वजनिक निर्माण विभाग में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसका ये वाला जो है वो रहेगा। जन स्वास्थ्य यांत्रिकी में अगर करते हैं तो ये वाले उसमें जो है वो दिव्यांग का ले सकते हैं। स्वायत्त शासन विभाग में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें ये वाले होने चाहिए। ऐसे ही पंचायती राज का हो गया, ये आपके दिव्यांग वाले जो है वो आपकी कोटा हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। वेतनमान यानी आपको क्या मिलेगा, पे मैट्रिक लेवल, इसमें जो है आपको 10वें लेवल का जो है वो आपका उसमें मान्य होगा। अब बात करते हैं पात्रता यानी इसकी शैक्षणिक योग्यताएं, मतलब आपके पास क्या क्या डिग्री जो है वो क्या रहेगी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, उसकी बात करते हैं भाई। इसमें अलग अलग दे रखी है। अगर आप डिग्री से दे रखे हैं, उसमें सिविल कर रखा है, तो आपके ये के आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा आपने कर रखा है, सिविल से डिप्लोमा कर रखा है, तो आपके पास ये होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने डिग्री जो है वो विद्युत से कर रखी है, तो इसमें ये वाली होगी। डिप्लोमा अगर विद्युत से कर रखा है तो आपने ये वाली आपके पास डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, ये आपकी क्वालिफिकेशन हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए कुछ इसमें दिया है, कुछ नोट अपने को दिया है, वो क्या है, ऐसा व्यक्ति जो सीधी भर्ती हेतु नियमों या अनुसूचित सूचियों में यथा उल्लेखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हो। हाँ जी, इसमें इसका मोटा माटा ये आपको बताया गया है कि मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो मान लीजिए एक बार जो डिग्री कर रहा है, ठीक है, वो लास्ट ईयर में ही है, मतलब उसका अभी जो अभी लास्ट हो जाएगा और उसके पास जो है उसका सर्टिफिकेट नहीं आया, तो उनके लिए चांस ये है कि आप जब एग्जाम जब देने जाएं,
तो यहाँ बोला है कि जब परीक्षा आपकी हो जाए, जब आपका इंटरव्यू हो, यहाँ दे रहा है जहाँ चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया हो जाता है, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व आपके पास वो वाली जो है वो होनी चाहिए, या आपकी मुख्य परीक्षा जो होगी उससे पहले आपका वो डॉक्यूमेंट का आपका नंबर आ जाना चाहिए। अगर अभी नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आपका रिटन एग्जाम होगा उससे पहले आपके पास वो रजिस्ट्रेशन या जो भी होता है वो आपका सर्टिफिकेट आपके पास आ जाना चाहिए, तभी आप जो है उसके लिए क्वालिफाई होंगे। अगर आप अपेयरिंग वाले में हो, अगर आपका अभी बन गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये राष्ट्रीयता हो गई कि आप भारत के नागरिक हो, ये आप लोग देख लेना। आयु में जो है उसके अंदर क्या गया, एज के बारे में बताया गया है कि कम से कम, अगर मान लीजिए आप 1 जनवरी 2025 से इसको काउंट किया गया है कि 1 जनवरी 2025 को आपकी मिनिमम आयु जो है वो 18 वर्ष हो और मैक्सिमम जो है वो 40 साल तक आपकी हो। आप 18 से ना तो कम चलेंगे ना 40 से ज्यादा चलेंगे। परंतु इसमें एक दिया है कि राज्य सरकार, इसमें आपको 1 साल की छूट दी गई है। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी काफी दिनों बाद आई है, तो जो है इसकी वजह से इसमें क्या गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, स्वायत्त शासन विभाग के लिए उन व्यक्तियों के लिए क्या गया है, 1 साल की छूट दी गई है। अब इसमें 2 कर दिए। मान लीजिए अगर आप जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग में अप्लाई करते हैं, ठीक है, या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी वाले विभाग में, या स्वायत्त शासन विभाग के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं ना, मतलब इन टोटल 3 विभाग के लिए तो आपको क्या मिलेगी, 1 साल की छूट मिलेगी। अगर आप जल संसाधन विभाग या राज्य कृषि विपणन बोर्ड या पंचायती राज विभाग, इन तीनों के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको कितने, 3 साल की आपको छूट मिलेगी। ठीक है, क्योंकि नहीं होने के कारण उसमें समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु में 3 साल की छूट दी गई है। मतलब इन 3 में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 1 साल की छूट मिलेगी, और इन 3 अगर विभागों डिपार्टमेंट में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। ये हो गई। नेक्स्ट आते हैं उच्चतम आयु। बाकी जिसको जो मिल रही है, जैसे सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी को 5 साल की मिल रही है वो तो मिलेगी, नॉर्मल SC ST को जो मिलती है वो मिलेगी, EWS वालों को जो मिलती है वो मिलती रहेगी। ठीक है, कि इसमें यही बताया गया कि महिलाओं को जैसे 5 साल की छूट मिल रही है वो मिलती रहेगी, और SC ST वालों को या OBC वालों को या फिर आपको जो है EWS वाले को जो 5 वर्ष की छूट मिल रही है वो मिलती रहेगी। ठीक है, और इसके अलावा ये वो डिटेल जो है महिलाओं को 10 साल की ये वाली मिल रही थी वो भी कंटिन्यू रहेगी। उस वाले में जो है वो जनरल के बच्चों के लिए है, वो सभी को मिलेगी। अब आ जाइए इसमें क्या दिया गया, नेक्स्ट स्पष्टीकरण में कोई डॉक्यूमेंट में दे रखा है कि विधवा महिला के मामले में उसे किसी सक्षम अधिकारी का अपने पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तथा विवाह विच्छिन्न महिला के मामले में विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र। यानी कि वे महिलाएं जिनके पति एक्सपायर हो गए हैं, जो विधवा वाले कोटे से अप्लाई करेंगे, उनको जो है उनके सक्षम अधिकारी, एक जो है वो आपके नीचे इसमें दिया हुआ होगा कि जो है वो आपको इस वाली अथॉरिटी से आपका जो है वो प्रमाण पत्र आपका जो है जारी किया होना चाहिए, तो वो आपको प्रस्तुत करना होगा भाई। ठीक है, इसमें दिया गया है वो। ठीक है, कि आपकी उस वाले से ऑथराइज वो होना चाहिए। पेंशन की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों के लिए है जो है बढ़िया बात है कि राजस्थान सरकार ने पेंशन योजना लागू कर दी है, तो इस वाली वैकेंसी में बोलिए आपके लिए अप्लाई होगी, यानी कि रिटायरमेंट के बाद में आपको बेनिफिट चालू रहेगा। इसके बाद आते हैं कि परीक्षा का आयोजन। परीक्षा का आयोजन जो है वो पहले से डिसाइडेड था। हाँ, जो मैं बता रहा था आपको डेट का, कि कुछ डिपार्टमेंट की डेट जो है वो फरवरी में थी, कुछ की नहीं है। वो कौन-कौन सी की है? अब देखिए, अगर मान लीजिए आप जो है वो डिग्रियाँ, कनिष्ठ सहायता या यांत्रिकी, विद्युत यांत्रिकी, ठीक है। अगर आप जो है अगर आप सिविल से जो है वो भरते हैं फॉर्म, सिविल वाले या यांत्रिकी वाले या अभियंता, सॉरी विद्युत वाले से जो अगर आप भरते हैं, या यांत्रिक या विद्युत दोनों से भरते हैं, तो आपकी परीक्षा की तिथि क्या है, 6 फरवरी 2025 से लेकर 11 फरवरी 2000। यानी कि अगर इसमें मोटा-माटी में अगर बात करूँ तो चाहे सिविल, यांत्रिकी, विद्युत, ठीक है? मैं यहाँ इसमें ऐड कर लेता हूँ एक। अगर आप मान लीजिए सिविल से हो, ठीक है? आप चाहे सिविल से भर रहे हो या यांत्रिकी से भर रहे हो या विद्युत से भर रहे हो, इसमें चाहे डिग्री हो चाहे डिप्लोमा, आपके पास दोनों हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, ठीक है, ये कौन सा हो गया, सिविल हो गया, यांत्रिकी हो गया, विद्युत हो गया, या आप जो है यांत्रिकी या विद्युत से भरते हैं, या यांत्रिकी या विद्युत,
यांत्रिकी या विद्युत, अगर इनसे भरते हैं तो इन सभी की डेट क्या दे रखी है आपको, 6 फरवरी 2025 से लेकर कितनी दे रखी है आपको, 11 फरवरी तक। यानी कि 11 फरवरी तक आपकी एग्जाम चलेगी, ये पहले से ही डिसाइडेड हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर आप पंचायती राज विभाग में अगर अप्लाई करते हैं तो उसकी अभी आयोजन अलग से करी जाएगी, जिसकी परीक्षा के संबंध में बोर्ड द्वारा यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा। यानी पंचायती राज वाले डिपार्टमेंट की अभी तक एग्जाम डेट नहीं आई है। बाकी अगर आप उन पांचों के, इसके अलावा उन 5 के अंदर अगर आप जो है वो अप्लाई करते हैं और इस वाली पोस्ट से अगर करते हैं तो आपकी एग्जाम डेट आ गई है, फरवरी के अंदर आपकी एग्जाम होनी है। यानी दिसंबर जनवरी फरवरी तो मन ही मान के चलतो, यानी कि आपके पास सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं। ठीक है, यानी आपके एग्जाम कब हो जाएंगे, 2 महीने में आपकी एग्जाम होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट क्या दे रखी है, ये नॉर्मलाइजेशन दे रखा है कि आपकी जो है नॉर्मलाइजेशन कब होता है, जब आपकी एक ही एग्जाम अलग अलग चरणों में चलती है। ठीक है, उसके लिए नॉर्मलाइजेशन होता है। ये अनापत्ति प्रमाण पत्र जो पहले से ही जो है वो अगर जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब तो उनको एनओसी लेनी पड़ती है, वो भी आप सभी को पता है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्या जो है हमारे लिए क्या चीजें जरूरी रहने वाली है। ये आपको ये दे रखा है कि आपकी जो है फोटो वगैरह इस साइज में होनी चाहिए, तो वो हम इसके अलग से एक वीडियो ले आएंगे। अभी मेरा मोटिव यही था कि मैं आपको सबसे पहले वैकेंसी के बारे में बता सकूं कि इतनी पोस्ट है, ये आपके चेहरे रहेगा। ऑनलाइन आवेदन संशोधन की प्रक्रिया मैंने आप लोगों को बता दी है कि कितनी उसकी क्या फीस रहेगी, कब कब कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो संशोधन करना चाहते हैं, ठीक है, वो आप जो है वो अपने जब आप अपने फॉर्म फिल कर देंगे उसके 7 दिन बाद तक आप जो है वो अपने कर सकते हैं। उसमें करेक्शन अगर आपको करना होगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ शर्तें दी गई है। ठीक है, उसमें कुछ शर्तें दी गई है कि आप ये वाले चेंज नहीं कर सकते। मैं एक बार उनको हाईलाइट कर देता हूँ, उनको आप क्या क्या कर सकते हो। कहाँ गया वो, जो जो आप चेंज नहीं कर सकते, उसमें कुछ चीजें दे रखी थी कि ये आप तो उनको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ये रहा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में फोटो चेंज नहीं कर सकता है, हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर चेंज नहीं कर सकता है, और उन सूचनाओं में परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो ओटीआर के समय उसने दर्ज करी थी। तो ओटीआर को आप लोगों को जो है सीरियसली लेना है, उसमें अपनी जानकारी जो है वो सही से भरना है, चाहे आपका नाम हो, चाहे फोटो हो, चाहे आपकी क्वालिफिकेशन हो, जो भी हो उसको सही से भरना है, चेक करके फिर उसको सबमिट करना है। ठीक है, ये क्योंकि ये आप जो है वो फोटो, हस्ताक्षर और वो आप जो ओटीआर में आपने जो दिया था वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, उसके अलावा आप जो है चेंज कर पाएंगे 300 रुपए पेमेंट करके। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट चीजें क्या आ रही है भाई, देखिए यह किन्हीं कारणों से आवेदक की जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो अभ्यर्थी उस आशय से एक शपथ, ये डॉक्यूमेंट के लिए बताया गया। अगर मान लीजिए आप एग्जाम तक नहीं ले पाते हैं तो उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब एग्जाम से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, लेकिन अगर आप मान लीजिए आपका वो नहीं होता है, कौन सा प्रमाण पत्र अगर नहीं कर पाते हो तो आपको एक एफिडेविट उसके लिए देना पड़ेगा, वो बाद की बातें हैं। ठीक है, अभी तक हमें क्या ध्यान रखना है, ये कुछ, हाँ ये कुछ अपने पास आ गया उसका सिलेबस के रिगार्डिंग। ठीक है, जनरली सिलेबस में बता देता हूँ क्या रहेगा। सिलेबस में अगर मान लीजिए, सॉरी, सिलेबस में आपका क्या रहेगा, पहला भाग जो ए आएगा वो 40 नंबर का होगा। दूसरा में जो होगा वो आपका कोड, आपने जिस चीज से जो किया है वो 80 नंबर का रहेगा। ठीक है, ये सभी पोस्टों में सभी डिपार्टमेंट में सेम रहेगा। ऊपर वाला पोर्शन सेम रहेगा कि जिसमें राजस्थान का क्या क्या आएगा, इतिहास आएगा, कला व संस्कृति आएगी, विरासत आ जाएगी, परंपरा आएगी, भूगोल आएगा। ठीक है, राजनयिक व प्रशासनिक व्यवस्था आ जाएगी। ये सभी जो है सेम रहेगा, 40 नंबर का आएगा। टोटल मिला के, टोटल ए और बी बै को मिला के टोटल 120 नंबर का आपका पेपर होगा। 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी इसके अंदर ये दे दिया कि आपकी जो है वो क्या रहेगा, उतनी मतलब मिनिमम पासिंग मार्क आपके कितने हैं, 40%। ठीक है, 40% तो आपको लाने ही पड़ेंगे पेपर में। और 1/3 जो है इसकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आप अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन जब आप गलत करते हैं तो आपका 1/3 अंक आपका काटा जाएगा। इसके अलावा ये सभी की अलग अलग जो है वो दे रखी है कि आपको इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। जैसे राजस्थान की अगर भूगोल में बात करो तो क्या क्या आएगा, ठीक है, राजनयिक व प्रशासनिक व्यवस्था में ये आएगा। और ये आपका जो है वो जिसमें डिग्री और डिप्लोमा आपने कर रखा हो उसके बारे में ये सिलेबस आपका दे रखा है।
ठीक है, ये सिलेबस के रिगार्डिंग हो गया। ये सभी पोस्ट पोस्ट का आपने अलग-अलग दे रखा है, डिग्री का हो चाहे किसी भी हो। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए हो? ये आपका यह सिलेबस आपका दे रखा है सारा। सभी पोस्ट के लिए, सभी डिपार्टमेंट के लिए इसने अलग-अलग दिया है, इस वजह से आपका पीडीएफ थोड़ा-सा बड़ा हो गया। ठीक है, ये नीचे पूरा सिलेबस ही है। ठीक है, 72 के आसपास इसमें पेज थे। बाकी मोटा-माटी मैंने आप सभी को बता दिया कब से आपके फॉर्म स्टार्ट होने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं आपके? 28 तारीख से। कब तक भरे जाएँगे? 27 दिसंबर तक आपका भरा जाएगा। एग्ज़ाम कब होगा आपका? पंचायती राज वालों को छोड़कर बाकी का सभी का कब हो जाएगा आपका? फरवरी में, 6 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक। ठीक है? तो आई होप जल्दी से जाइए फटाफट से अपनी जो है वो हाँ, आपको जो ध्यान रखना है वो लास्ट डेट का आपको जो है वेट नहीं करना है। जितना जल्दी हो सके जब आपको टाइम मिले आप जाके अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। हाँ, वीडियो थोड़ा-सा बड़ा हो गया क्योंकि जो है वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी 72 पेज की जो पीडीएफ थी उसको थोड़ा हमने समराइज़ करने में थोड़ा-सा जो है वो वीडियो लंबा हो गया। लेकिन आपको आई होप आप सभी को पूरी जानकारी इसमें मिल गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपका क्या डाउट है, हम आपको वहीं पे रिप्लाई कर देंगे। ठीक है? बाकी बेस्ट ऑफ लक। आपने 2 महीने आपके बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो अच्छे से तैयारी कीजिए और राजस्थान से बाहर वाले जो बच्चे हैं, उनको भी इस बार जो है वो मौका दिया गया है, तो आप भी जो है वो अच्छे से अप्लाई करें। ठीक है? बाकी आपके जो भी क्वेश्चन हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो या जो भी आपके डाउट हो, वो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो अपना कमेंट डाल दें, हम आपको जो है ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है? अपनी तैयारी इसी तरीके से बढ़िया तरीके से करते रहिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, तो जैसे ही हम नई वीडियोज़ आप सभी के लिए लाएँगे, आप सबसे पहले आप तक आते रहे। थैंक यू।